हाय नमस्कार। टर्नोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है जितेंद्र दीक्षित। उनको 27 साल का अनुभव है पत्रकारिता में। ख़ास करके उन्होंने मुंबई में अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी और काफ़ी समय यहाँ पे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए गुजारा है। तो आज हम बात करेंगे जितेंद्र दीक्षित जी से और उनकी जो भी उन्होंने अपने कार्यकाल में देखा है और अनुभव है वो हमारे साथ साझा करेंगे। तो एंजॉय कीजिए टर्नोलॉजी पॉडकास्ट। टर्नोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद चरण। और थैंक यू वेरी मच आपने आने का स्वीकारा यहाँ पे। जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि हमें तो आपस में उस पर बात करते हुए मज़ा आएगा ही, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उन्हें भी काफ़ी दिलचस्प लगेगी हमारी ये बातचीत। तो जितेंद्र जी, हम कहाँ से शुरुआत करें? आप बम्बई में जन्मे हैं या बम्बई काम के सिलसिले में आपका यहाँ आना हुआ है? देखिए, मेरी पैदाइश जो है मुंबई में ही हुई। मैं मुंबई में ही पला बढ़ा और जिस इलाके में मेरी पैदाइश हुई उसका नाम मस्जिद बंदर है और वहाँ का पिन कोड है 400003, जिसे कि लोग बॉम्बे 3 के नाम से जानते हैं। ये वो पिन कोड है जो किसी वक्त में काफ़ी बदनाम रहा है हिंसा के लिए। वहाँ पर कई तरह की हिंसक वारदातें होती थी। हिंसा सांप्रदायिक दंगों की शक्ल में, जो 1992-93 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उनके कई सारे इंसिडेंट्स इस इलाके में हुए। फिर जो दाऊद गैंग और पठान गैंग में जो गैंग वॉर्स होते थे वो इसी इलाके में हुए। फिर एक आतंकी हमला भी इस इलाके ने देखा जब 12 मार्च 1993 के बम धमाके हुए थे अलग अलग ठिकानों पर। तो उनमें से एक ठिकाना जो है मस्जिद बंदर का काथा बाज़ार भी था, वहाँ पर भी हुआ था। तो ये ऐसा इलाका है जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, वहीं पर मेरी स्कूलिंग भी हुई। और एक वक्त में इस इलाके के लोगों के नाम की दहशत होती थी। अगर कोई कह देता था कि अरे मुंबई नंबर 3 में रहने वाला है, तो दूसरे शहर के दूसरे इलाकों के लोग थोड़ा सा उससे संभल कर रहते थे और उससे ज़्यादा भिड़ते नहीं थे। तो ऐसा रेपुटेशन एक वक्त में था बॉम्बे 3 का। और मुझे उस इलाके से प्यार है, मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ। उस इलाके पर मैंने अपनी पहली फ़िक्शन भी लिखी है बॉम्बे 3 नाम से। सो दैट्स इट। अभी आपकी रिसेंटली एक किताब आई है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। ये टाइटल रखने का एक तो क्या मतलब कारण था? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए इसके पीछे की आपका थॉट क्या था? इसके पीछे का थॉट ये है, इस टाइटल के पीछे, कि जब 12 मार्च 1993 को माफ़ कीजिए 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ अयोध्या में, तो उसके बाद देश भर में दंगे हुए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई वो मुंबई में हुई और वो 2 चरणों में हुई। पहले तो 6 दिसंबर की रात से ही शुरू हो गई, वो 1 हफ्ते तक हिंसा चली। उसके महीने भर बाद 6 जनवरी को फिर से एक दौर शुरू हुआ हिंसा का, जो फिर हफ्ते भर तक चला। और उसके बाद 12 मार्च 1993 के बम धमाके हुए। तो उस घटना ने, मतलब अयोध्या की उस घटना ने उसके बाद मुंबई को बदल कर रख दिया। मुंबई को कई मायनों में बदला। मुंबई की राजनीति को बदला, मुंबई के अंडरवर्ल्ड को बदला, मुंबई के सामाजिक ताने बाने को बदला और मुंबई के रियल एस्टेट को बदला, मुंबई के फिज़िकल अपीयरेंस को भी एक हद तक बदला। उसके बाद जो भी घटनाएं हुई वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और इन 30 सालों में ये पूरी मुंबई कैसे बदल गई अयोध्या की घटना के बाद। मैंने रेफरेंस ईयर लिया है 92 को, उस घटना को, अयोध्या की। और तब से लेके 92 से लेकर के दिसंबर 2022 तक, इन 30 सालों में मुंबई ने क्या कुछ देखा, मुंबई कैसे बदली, ये उस किताब में है। पर आपको क्या कारण लगता होगा कि ये जो कम्युनल राइट्स हुए हैं बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद, वो बम्बई में ही क्यों ज़्यादा हुए, बाकी और जगहों में भारत में क्यों नहीं हुए? बम्बई में होने का क्या कारण रहा होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राइट्स तो हर जगह पर हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुए थे जितने बड़े पैमाने पर मुंबई में हुए। और उसके पीछे कारण ये है कि मुंबई हैज़ बीन ऑलवेज रिएक्टिव टू ग्लोबल इवेंट्स। दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसकी बड़ी प्रतिक्रिया मुंबई में देखने मिलती है। जैसे कि 1989 में जब सलमान रश्दी की बुक सैटेनिक वर्सेस पर बवाल मचा, उस पर पाबंदी लगाई गई। रश्दी ने बुक कहाँ लिखी? ब्रिटेन में।
उस पर फतवा किसने जारी किया मौत का? ईरान ने। लेकिन दंगा कहाँ हुआ? मुंबई में। उसी तरह से 2012 में जब रोहिंग्याओं को लेकर और आसाम में जो हिंसा हो रही थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है मुंबई में दंगा हो गया, आज़ाद मैदान में। उससे पहले जो फ्रांस की एक पत्रिका थी चार्ली हेब्दो, जिसने कि पैगंबर का पर चित्र बनाया था, उसको लेकर जो बवाल मचा था, उस पर भी मुंबई में हिंसा देखने मिली। तो मुंबई के नेचर में है कि वो ग्लोबल इवेंट्स पर रिएक्ट करती है, मुंबई के बाहर के इवेंट्स पर रिएक्ट करती है। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है। आप 1920 के वक्त का देख लीजिए, जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए, तो वो कहीं और का मसला था, लेकिन उस पर रिएक्शन यहाँ देखने मिला। और ख़ास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है मुंबई की, वो काफ़ी रिएक्टिव रही है ग्लोबल इवेंट्स के प्रति। तो इस मामले में भी यही हुआ कि घटना तो 1500 किलोमीटर दूर अयोध्या में हुई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया जो है वो मुंबई शहर में देखने मिली। तो इसके रिएक्शन जो बॉम्बे में, मुंबई में ये सब जो घटनाएं आपने बताई, पिछली और भी जो घटनाएं बताई हैं, ये जो मुंबई में घटित होने के बाद क्या बाकी का रेस्ट ऑफ इंडिया या भारत पे कोई इफेक्ट पड़ता था? रिएक्शंस आते थे इन घटनाओं के बाद बाकी इंडिया? हाँ, क्योंकि देखिए मुंबई शहर जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, देश का सबसे आधुनिक शहर है, और कई मायनों में ये देश के लिए महत्व रखता है। ऐसा शहर जब जल रहा था, ऐसा शहर जब ठप हो गया था, ऐसा शहर जब देश के दूसरे हिस्सों से कट गया था, तो जाहिर तौर पर देश भर से प्रतिक्रिया आ रही थी। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ गए थे, लगातार केंद्र सरकार नज़र बनाए हुए थी, यहाँ तक कि आर्मी भेजनी पड़ी थी यहाँ के माहौल को कंट्रोल करने के लिए। तो इस जैसी प्रतिक्रिया जो है, बिल्कुल बड़ी प्रतिक्रिया इन दंगों के बाद देखने मिली थी देश भर से। तो आपकी ग्रोइंग स्टेज में ये सब चीज़ें देखते हुए क्या यही एक कारण रहा होगा कि आप पत्रकारिता में गए? देखिए, इनसे ये भी एक कारण था जिसकी वजह से मैं क्राइम रिपोर्टर बना, लेकिन पत्रकारिता के प्रति जो है मेरा रुझान उसके पहले शुरू हो गया था। जब मैं 8वीं क्लास में था, तब से मैंने बाल पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था, बच्चों की मैगजीन्स में। और मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने लिखा था, मैं बालहंस नाम की एक मैगज़ीन आती थी, राजस्थान से निकलती थी, तो उसमें एक निबंध का कंपटीशन आयोजित किया गया था। मेरी माँ इस विषय पर निबंध लिखना था, तो मैंने अपनी नई भी एंट्री भेजी थी और मैं जीत गया। मुझे 300 रुपये का चेक आ गया और उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला और मुझे लगा कि मैं तो लिख सकता हूँ, छप सकता हूँ। और फिर आगे और लिखते गया, उसी मैगज़ीन को मैं स्टोरीज़ भेजते गया, आर्टिकल्स भेजते गया और कुछ छापते गए। मेरे पास चेक भी आते गए, तो एंकरेजमेंट भी मिल रहा था। तो यहाँ से मेरी लिखने की शुरुआत हुई। फिर जब मैं 10th क्लास पास की, तो मैं तमाम करंट अफेयर्स पर, सामाजिक मुद्दों पर मैं लेटर्स टू एडिटर्स लिखने लगा। ऐसे जो टैबलॉइड्स होते हैं हिंदी के, सांझ समाचार, दोपहर, हिंदी सामना, तो इनमें मैं लेटर्स टू एडिटर्स लिखने लगा, संपादक के नाम खत। और फिर 96 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज ए स्ट्रिंगर काम करने की। जो दैनिक सामना है शिवसेना का माउथपीस, उसका हिंदी एडिशन दोपहर का सामना, उसमें साउथ मुंबई और कैंपस के लिए एक स्ट्रिंगर की ज़रूरत थी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैं उससे जुड़ गया और फिर फॉर्मली मेरे पत्रकारिता के करियर की शुरुआत जो है औपचारिक तौर पर हो गई। तो स्ट्रिंगर जो होता है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो स्ट्रिंगर ये होता है कि स्ट्रिंगर जो है ना, पेरोल पर नहीं होता है, उसकी कोई मंथली सैलरी नहीं होती है। वो पत्रकार ज़रूर होता है, लेकिन हर महीने उसकी एक फिक्स्ड इनकम नहीं होती, वो पेरोल पर नहीं होता है, उसको कोई वेतन नहीं मिलता है रेगुलर। वो जितनी स्टोरीज़ देता है उतना उसको वेतन मिलता है पर स्टोरी। और दूसरी बात ये रहती है कि स्ट्रिंगर आमतौर पर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है। ये डिफरेंट होते हैं फ्रीलांसर से। फ्रीलांसर जो होते हैं वो किसी के लिए भी, आज इस अखबार के लिए लिख दिया, कल उस अखबार के लिए लिख दिया, लेकिन जो स्ट्रिंगर होते हैं वो किसी ना किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पर मैं स्ट्रिंगरशिप करता था, पर स्टोरी बेसिस जो है मुझे पैसे मिलते थे। ठीक है। तो फिर जब आपने मतलब पत्रकारिता के समय में जब आपने देखा, तो आपके कार्यकाल में अब तक के जो भी आपका 20 साल का अनुभव रहा है, उसमें आपने कौन सी ऐसी मेजर इवेंट्स कवर की या फिर जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी कि ये 5 इवेंट्स मैंने, जो मेरे पास हमेशा जो मेजर इवेंट्स थी भारत की या बम्बई की बात करें तो वो कौन सी रही होंगी? देखिए, जो मेरा ओवरऑल करियर जो है प्रिंट और टीवी का मिला के 27 साल का है, और
इस दौरान मैंने देश की, मुंबई के अलावा देश की और देश से बाहर भी जाकर दुनिया की कई बड़ी खबरें कवर की हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ मुंबई के बारे में बताऊं कि अगर मुंबई की भी बात तो फिर मैंने जापान में जाके सुनामी कवर की। 2011 में वहाँ पर सुनामी आई थी, तब मैं जापान गया था और मुझे याद है कि किस तरह के डर का माहौल था वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर गया था तो आपको याद होगा कि रेडिएशन का बड़ा डर फैला हुआ था, क्योंकि जो फुकुशिमा डाइची जो न्यूक्लियर प्लांट है वो तबाह हो गया था और उसकी वजह से ये माना जा रहा था कि कई इलाकों में रेडिएशन फैल गया है। तो ऐसी जगह पर हम गए थे, वहाँ पर काफ़ी तबाही मची थी, तो उसको हमने कवर किया। वो एक इवेंट था। फिर उसके बाद मैं गया इटली में। मैंने जाके जब इंडिया और इटली के बीच में एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया था। इटालियन मरीन्स ने एक शिप से फायरिंग करके केरला के 2 मछुआरों को मार डाला था। तो उसके बाद उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस इंसिडेंट के बाद में दोनों ही देशों के बीच में टेंशन हो गई थी, दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। तो मैंने इटली जाके उस इवेंट को भी कवर किया था। ये घटना थी। बाकी अगर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में आप बीते 26-27 सालों में किसी भी बड़ी घटना का नाम लीजिए, मैंने उसको कवर किया है। चाहे वो ट्विन ब्लास्ट हों 25 अगस्त 2003 के गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबा देवी मंदिर के बाहर, वो मैंने कवर किया है। उसके बाद में 26 नवंबर 2008 का जो आतंकी हमला था वो मैंने शुरुआत से लेकर आखिर तक कवर किया। इनफैक्ट मैंने उस पर एक किताब भी लिखी है। फिर अंडरवर्ल्ड में जो बड़े बड़े शूटआउट्स हुए हैं उनको मैंने कवर किया। फिर 26 जुलाई 2005 की जो बारिश थी वो बारिश मैंने कवर की। उसके बाद 11 जुलाई 2006 को जो 7 ट्रेनों में एक साथ ब्लास्ट हुए थे 1 by 1, वो मैंने इंसिडेंट कवर किया। तो ये तमाम बड़ी घटनाएं, हर्षद मेहता की जब डेथ हुई तो वो खबर मैंने ब्रेक की। सलमान खान ने जब कार से 5 लोगों को कुचल दिया तो वो खबर मैंने ब्रेक की। संजय दत्त को जब जेल भेजा गया आर्म्स एक्ट के मामले में तो वो खबर मैंने कवर की। याकूब मेमन को जब फांसी दी गई नागपुर की जेल में तो वो खबर मैंने कवर की। तो तमाम बड़ी घटनाएं जो है उस पर मैं ग्राउंड पर था और मैंने उस पर रिपोर्टिंग की, अपनी मैंने स्टोरीज़ भेजी उसके लिए। अच्छा, तो बम्बई का जब भी नाम आता है तो फिल्म इंडस्ट्री के अलावा अंडरवर्ल्ड का नाम ज़रूर लोगों को पता होता है। तो आप थोड़ा सा संक्षेप में इसको आप बताइए कि कैसे वो स्मगलिंग से गैंग वॉर में तब्दील हुआ और कैसे सफाया किया गया वो गैंग्स का, और कैसे वो अलग अलग एरियाज़ में कौन कौन से गैंग्स एक्टिव थे और कैसे वो लोग ऑपरेट करते थे यहाँ पे। देखिए, इस पे तो मतलब पूरा समझाने में तो बड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन चूंकि आपने कहा संक्षेप में बताइए तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम शब्दों में मैं समझा सकूँ आपको। देखिए, क्या था कि पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड का मतलब बेसिकली स्मगलिंग होता था। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम, सोने और चांदी, इन सब की स्मगलिंग हुआ करती थी। और बाकी मटके के अड्डे या फिर दारू के अड्डे ये सब चलाए जाते थे। तो यही गैंगस्टर्स बेसिकली करते थे। और हर इलाके में ऐसे दादा लोग होते थे, ऐसे कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन टाइप का नहीं होता था। हाँ, भाई लोग या दादा लोग, दादागिरी जो शब्द है वहीं से आया। तो ये सब हुआ करता था। और 3-4 बड़े नाम होते थे, जैसे कि करीम लाला हो गए, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, वरदा राजन मुदलियार। तो इन्होंने आपस में अलग अलग इलाके बांट रखे थे, अलग अलग बिजनेस बांट रखे थे कि कोई सोने का स्मगलिंग करेगा, कोई चांदी का करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक का करेगा, इस तरह से। और ये आपस में मिलकर रहते थे, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड में खून खराबा शुरू हुआ दाऊद की एंट्री के बाद, क्योंकि दाऊद का ऐसा एम्बिशन था कि पूरे गुनाह के साम्राज्य पर उसी का कब्जा होना चाहिए। और फिर पहली उसकी भिड़ंत हुई पठान गैंग के साथ में, पठान के भतीजों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में उसकी गैंग वॉर शुरू हुई। उसमें दाऊद का बड़ा भाई साबिर, उसका मर्डर हो गया। बाद में दाऊद गिरोह की ओर से पठान गैंग को ख़त्म कर दिया गया। और शुरुआत में ये था कि पठान गैंग का काफ़ी मुंबई में जो है ये कहेंगे कि काफ़ी उनकी दहशत थी। और मुंबई पुलिस भी उनके सामने खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी कुछ हद तक। तो ऐसे में जब कोई दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो जब दाऊद भी पठान से लड़ रहा था तो कहीं ना कहीं एक टैसिट सपोर्ट जो है दाऊद गिरोह को मुंबई पुलिस का भी मिल रहा था। लेकिन उसका ये हुआ कि एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक दूसरा मॉन्स्टर भी पैदा हो गया।
खैर पठान गैंग ख़त्म हुआ तो उसके बाद दाऊद के नए दुश्मन बन गए अरुण गवली गैंग। अरुण गवली के गैंग के साथ में कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। अरुण गवली ने के भाई पापा गवली का मर्डर कर दिया दाऊद ने। बदले में अरुण गवली ने दाऊद के बहनोई यानी कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर का नागपाड़ा में मर्डर करवा दिया। उसके बदले में उसका बदला लेने के लिए दाऊद ने जिन शूटरों ने मर्डर किया था वे जाके जेजे अस्पताल में भर्ती थे। एक दूसरी घटना में उनके साथ मारपीट हुई थी, इंजर्ड हो गए थे तो जेजे अस्पताल में भर्ती थे, तो दाऊद ने जेजे शूट आउट कराया। अच्छा, इसके बाद में ही हुआ ये कि दंगों के बाद जो मुंबई में 12 मार्च 1993 के बम धमाके हुए, तो उन बम धमाकों के पीछे रोल सामने आया दाऊद इब्राहिम का। वैसे उसके पहले तक दाऊद इब्राहिम जो है एक सेकुलर डॉन ही माना जाता था। उसके गैंग में सभी धर्म के लोग मौजूद थे। इनफैक्ट बम धमाकों के बाद में भी कई लोग जुड़े रहे, लेकिन कई कारणों को लेकर मनमुटाव दाऊद और छोटा राजन के बीच होने लगे, जो दाऊद का राइट हैंड माना जाता था, जिसमें कि पैसों का लेन देन भी था और बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी थे। तो उस कारण से दाऊद और छोटा राजन में मनमुटाव हुआ। और फिर जब ये बम धमाके में दाऊद का नाम आया तो छोटा राजन को एक कारण मिल गया दाऊद से अलग होने का कि ये तो इसने देश विरोधी काम किया है, हिंदू विरोधी काम किया है, और इसलिए उसने दाऊद गैंग को छोड़ दिया। और हमारी जो इंडियन एजेंसीज़ हैं उसने छोटा राजन की मदद की, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद छोटा राजन ने अलग होकर अपना अलग गैंग शुरू किया और दाऊद के लोगों को शूट आउट में मारने लगा यहाँ पर। और ख़ास करके जो 12 मार्च 1993 के जो बमकांड के आरोपी थे, वो जब भी बेल पर बाहर आते थे तो उनको शूट आउट में छोटा राजन के शूटर्स मार देते थे। तो इस तरह से दाऊद का नया दुश्मन छोटा राजन बन गया। और फिर 2003 तक मुंबई में भारी गैंग वॉर हुआ। 2003 के बाद, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, 2003 के बाद दाऊद गिरोह ने मुंबई शहर में एक भी गोली नहीं चलाई। उसके बाद दूसरे गैंग्स थोड़े बहुत एक्टिव थे। छोटा राजन का गैंग एक्टिव था, छोटा राजन ने 1-2 मेजर शूटआउट्स करवाए, और अरुण गवली की गैंग भी थोड़ा बहुत एक्टिव थी। रवि पुजारी नाम का एक गैंगस्टर पैदा हो गया। लेकिन दाऊद गिरोह के बाद 2003 के बाद बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण ये था कि पहली बात कि दाऊद को अब जो है ना ब्लैक मनी की इतनी ज़रूरत रही नहीं यहाँ से। उसने ब्लैक का वाइट इतना कर लिया था और उसका वाइट कारोबार ही पाकिस्तान, दुबई और लंदन में इतना हो गया था कि उसको इनकी ज़रूरत थी नहीं यहाँ पर पैसे की, इतना वो वहीं पर कमा रहे थे और वेल सेटल्ड थे। दूसरा ये कि एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है पाकिस्तान पर पड़ रहा था कि तुमने दाऊद को रखा है और दाऊद को भारत को देना चाहिए। भारत ये दबाव बना रहा था, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि अब लो प्रोफाइल मेंटेन करो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो एक वो कारण भी था। तीसरा कारण ये था कि दाऊद का जो छोटा भाई है इकबाल कास्कर, वो दुबई से डिपोर्ट होकर यहाँ आ गया था मुंबई में, और दाऊद नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो गैंग वॉर में इन्वॉल्व हो और उसके भाई को कुछ हो जाए इस तरह से। तो एक उसकी सिक्योरिटी का भी इशू था। तो इसके लिए उन्होंने अपना पूरा ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया। दाऊद के नाम से लोग उसके बाद में भी वसूली करते थे या दादागिरी करते थे। दाऊद का नाम बेचा जाता था, लेकिन दाऊद गिरोह का जो कोर था वो इनएक्टिव हो गया था मुंबई से। तो अभी क्या स्टेटस, मतलब अभी भी गैंग्स एग्जिस्ट करते हैं छोटे बड़े, या वो एक्टिव नहीं है या फिर किसी और तरीके से? मुंबई का वो अंडरवर्ल्ड जो हम 90 के दशक में देखते थे वो लगभग वो खत्म हो चुका है। अब उस वक्त का कोई भी डॉन जो है, दाऊद पाकिस्तान में सेटल हो गया, छोटा राजन तिहाड़ जेल में है, अरुण गवली वो एक जेल में है, अबू सलेम वो जेल में है, रवि पुजारी वो जेल में है, बंटी पांडे वो जेल में है। तो अब कोई गैंगस्टर बता नहीं कि, और उम्र भी हो चुकी है इनकी, उम्र भी हो चुकी है, और कोई ऐसे मतलब इनका सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। पुलिस ने 90s में एक बहुत वायलेंट कैंपेन इनके खिलाफ चलाई, जहां पर इनके तमाम शूटर्स को एनकाउंटर्स में मारा गया। कम से कम 400-500 शूटर्स को जो है उन 10 सालों में मार दिया गया, अलग अलग ठिकानों पर एनकाउंटर्स में। इसके अलावा MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जैसा सख्त कानून बनाया गया, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो कमर टूट गई मुंबई अंडरवर्ल्ड की। और आज वैसा अंडरवर्ल्ड तो नहीं है, आज भी अपराध होते हैं मुंबई में, लेकिन दूसरे तरह के अपराध होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट जो हम उस वक्त में देखते थे वैसा नहीं होता है। तो ऐसा भी सवाल उठता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो उस समय एनकाउंटर्स कर रहे थे वो पार्शियल थे किसी एक गैंग के लिए, या इस बात में कितनी सच्चाई है?
देखिए, इसमें आपके सवाल के है ना दो पहलू हैं। एक आपने बोला कि पार्शल थे, तो पार्शल होने में है ना कुछ गलत नहीं है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी एक गैंग का साथ दे रहे हैं और दूसरे गैंग को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा कोई ऑफिसर दूसरे गैंग का साथ दे रहा है और दूसरे को ख़त्म कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गैंगस्टर ही मारे जा रहे हैं या गैंगस्टर ही पकड़े जा रहे हैं। क्या होता है कि एक पुलिस ऑफिसर को एक गैंग से रिलेशन इसलिए बनाना पड़ता था या उसमें खबरी इसलिए रखने पड़ते थे ताकि उनसे जानकारी मिले सामने वाले गैंग पर, क्योंकि गैंग्स भी पुलिस का यूज़ करते थे ना, कि अगर एक गैंगस्टर को सामने वाले गैंगस्टर को ख़त्म करवाना है तो पुलिस को टिप ऑफ दे देता था ताकि पुलिस उसको जाके मार दे। तो ऐसे में ये एक स्ट्रेटजी भी थी पुलिस की कि तेरा इसके साथ अच्छा, मेरा इसके साथ अच्छा। इस टाइप के अलग अलग, कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कई सारे थे, 5-6 थे, और हर कोई किसी एक के साथ में अच्छा रिलेशन रखता था, दूसरे के साथ में जो है उनको उनके गैंगस्टर्स को मारा करता था। तो ये सारा जहाँ तक स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ मामला था वो सब ठीक था। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है कि जब ये खुद पुलिस वाले या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है खुद गैंगस्टर बन जाते हैं, खुद इनका उद्देश्य जो है पैसा कमाना हो जाता है, खुद वो जो है कई बार किसी बेगुनाह को डरा धमका के वसूली करते हैं। अभी ये जो एंटीलिया का कांड हुआ उसमें क्या हुआ, प्रदीप शर्मा इन्वॉल्व थे उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस जैसे मामले हो जाते हैं तो मामला यहाँ पर फिर बिगड़ जाता है। जब तक कि आप अंडरवर्ल्ड से लड़ने के लिए आप गैंगस्टरों के साथ रिलेशन रख रहे हो, उनके साथ फोन पे बात कर रहे हो, उनसे जानकारी ले रहे हो ताकि आप दूसरे गैंगस्टर्स को खत्म कर सको, दैट इज ओके। लेकिन जहां पर आप अपने फायदे के लिए ये सारा करने लग जाते हो, लालच के वशीभूत होकर, और उस चक्कर में आप बेगुनाहों को मारने लग जाते हो जो गैंगस्टर नहीं है, मामला वहां बिगड़ जाता है। क्योंकि कई बार ये भी सुनने में आता था कि गैंगस्टर या जो भी ये क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा कहीं और जाता था, लेकिन कहीं कुछ दूरी पे ले जाके उनको मार दिया जाता था। वो तो खैर देखिए, वो तो आप 90s के डिकेड का कोई भी एनकाउंटर उठा के देख लीजिए। मैंने एक ब्लॉग लिखा था, एक स्क्रिप्ट 100 फिल्में। स्क्रिप्ट एक ही होती है कि हमको फ़ोन आया कि फलाना गैंगस्टर फलानी जगह पर जो है अपने किसी खबरी से मिलने आने वाला है। हमने वहाँ पर जाके जाल बिछाया, हमको गैंगस्टर दिखा, हमने उसको बोला सरेंडर करो, उसने बदले में हम पे गोली मारी, हमने पलटवार किया, हमारी गोली से वो मारा गया, हमने उसके बाद से वेपन रिकवर किया। ये सेम स्टोरी आप देख लीजिए कितनी बार रिपीट हुई है। यहाँ तक कि एनकाउंटर के जो लोकेशंस हैं वो भी लगभग सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है। आप देखेंगे ना, जो मरीन लाइन स्टेशन के सामने एक एसके पाटिल उद्यान है, साका पाटिल उद्यान, जिसको जापानी गार्डन भी बोलते हैं, उस एक लोकेशन पे ही साउथ मुंबई में कितने सारे एनकाउंटर हुए। वहां पर इसलिए होते थे क्योंकि बड़ा सुनसान रहता था रात के वक्त में। तो अगर किसी क्रिमिनल को एप्रीहेंड करना है या जो सो कॉल्ड एनकाउंटर करना है तो वही जगह बड़ी उपयुक्त जगह हो जाती थी। तो आपके कार्यकाल में आपके कभी किसी गैंगस्टर से मुलाकात या आपको धमकाना या फिर कोई आपने एनकाउंटर कवर किया हो? देखिए, मेरे साथ ऐसा हुआ कि गैंगस्टर से तो मैं बात करते रहा हूँ। मैं छोटा राजन से मैंने बात की, मैंने रवि पुजारी से बात की, इनके मुझे फ़ोन आते रहते थे। और एज ए जर्नलिस्ट खबरों के लिए जो है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ कि खबरों के लिए अगर आप गैंगस्टर से बात कर रहे हैं तो वो सब होता था। जहाँ तक मुझे अपने प्रति खतरे की बात थी तो वहाँ पर एक इंसिडेंट 2008 में हुआ था जहाँ पर मुझे ATS चीफ हेमंत करकरे ने मुझे एक बार बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि यार जितेंद्र, ये बताओ कि तुमने दाऊद के खिलाफ कौन सी ऐसी स्टोरी कर दी जिसकी वजह से दाऊद गैंग तुमसे नाराज़ है। तो पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मतलब यार, अपनी स्टोरी से जो है दाऊद जैसा गैंगस्टर अगर नाराज़ हो सकता है, मेरी स्टोरीज को परेशान कर सकती है, तो एक क्राइम रिपोर्टर के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन वो बड़ा ख़तरनाक था, वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो है, तो मैंने कहा कि मैंने तो बहुत सारी स्टोरी की है। मैंने दाऊद के रत्नागिरी में उसके घर में जाकर जो है मैंने एक एक फ्लोर पे उसको दिखाया है। और मैं अक्सर जब मैं PTCs या वॉक थ्रू लाइव वगैरह करता हूँ तो दाऊद को देशद्रोही बोलता हूँ, भगोड़ा बोलता हूँ, इस जैसे शब्द मैं दाऊद के लिए इस्तेमाल करता हूँ।
हो सकता है उससे नाराज़ हो। बोले नहीं, ये सब तो और भी पत्रकार बोलते हैं, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो उसको चुभ गई हो? तो मैंने कई सारी स्टोरी गिना दी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी हो। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि देखो, हमने कुछ लोगों का है ना, छोटा शकील और उसके कुछ शूटर्स के बीच कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट किया है और उसमें तुम्हारा बड़ा जिक्र हो रहा है। छोटा शकील तुम्हारे बारे में बहुत जानकारी मांग रहा है कि कहाँ रहता है, कितने बजे निकलता है, ऑफिस किधर है, घर किधर है, क्या टाइम है, और तुम पे नज़र रखने को बोला है। सो हमको शक है कि तुम उसके टारगेट पे हो, तो तुम ये काम करो, कुछ दिन के लिए मुंबई शहर छोड़ के चले जाओ बाहर। तो मैंने कहा कि सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अप्रैल का महीना था, अप्रैल 2008 का। मैंने कहा कि अभी इसी महीने 27 अप्रैल को मेरी शादी है और उसके पहले 20 अप्रैल को मेरी बहन की शादी थी और मैं मामा के साथ ही रहता था, और तो घर के काम वाम भी सब मुझे ही देखने थे। मेरे घर में 2 शादियाँ हैं, खुद की शादी इंक्लूडेड, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तो फिर उन्होंने मेरे सामने मेरे बॉस को फ़ोन किया, बोला कि इसको बोलो कि ये इसकी जान को खतरा है, इसको आप बोलिए शहर से बाहर जाए। मेरे बॉस ने कहा कि मैं तुम्हारा दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता हूँ, यहाँ आ जाओ कुछ दिन के लिए। मैंने वो भी मना कर दिया, मेरी बॉस से थोड़ा बहस हो गई। तो फिर हेमंत करकरे ने ही कहा कि ओके, डू वन थिंग, यू बी हियर ओनली, हमारे लोग तुम पे नज़र रखेंगे इन आवर ओन वे। तो प्लस उन्होंने मुझे कुछ डूज एंड डोंट्स किए कि अपनी सिक्योरिटी को लेके क्या किन बात का ध्यान रखना है। सो आई फॉलोड डैट। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किसी दिन पूछूंगा कि भाई क्या हुआ उन लोगों का, जो है ना, मतलब आगे क्या हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ तो उसमें हेमंत करकरे शहीद हो गए, तो उनसे फिर आगे बात नहीं हो पाई मेरी। तो ये एक इंसिडेंट था। और बाकी आपकी अरुण गौली से भी मुलाकात हुई थी? अरुण गौली से तो बहुत बार मुलाकात हुई। अरुण गौली से अक्सर मैं दगड़ी चाल में मिलता था उनके इंटरव्यूज़ वगैरह के सिलसिले में, और मैंने अरुण गौली को एक गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बनते हुए देखा। इनफैक्ट जब पहली बार जब वो विधायक चुने गए और अपने दगड़ी चाल से जब वो निकले विधान भवन के लिए, तो आई वॉज द ओनली जर्नलिस्ट विथ हिम इन दैट बस। और वो एक मिनी बस में ट्रैवल करते थे, कोई कार वार में अरुण गौली ट्रैवल नहीं करता था। काफी डरते तो, और ज्यादातर वक्त वो दगड़ी चौल में ही होते थे। हाँ, क्योंकि उनके कई सारे दुश्मन थे ना, अरुण गौली के कई सारे दुश्मन थे। मतलब पुलिस तो दुश्मन थी ही, लेकिन दाऊद गिरोह के टारगेट पर भी। क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू देखे भी है ना उनकी आंखें हमेशा कभी ऐसे इधर उधर, हाँ, है ना, कि चौकन्ने रहने वाली थोड़ी अप्रोच रहती है। बिल्कुल। तो वो था ही, वो डर अरुण गौली को रहता ही था। और बाकी आपने बताया हर्षद मेहता वाला जो आपने, वो कैसे आपने ब्रेक की स्टोरी? हर्षद मेहता का क्या हुआ था कि हर्षद मेहता का स्कैम मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन उनकी हर्षद मेहता की गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती थी, जब सीबीआई उनको कोर्ट में ले जाती थी, तो वो सब मैं कोर्ट प्रोसीडिंग कवर करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को सो रहा था, अराउंड 3:30-4 बजे के आसपास मुझे मेरे एक सोर्स का थाने जेल के पास से फ़ोन आया। बोला कि अरे वो हर्षद, मैं आधी नींद में ही था, बोला वो हर्षद मेहता मर गया है, हर्षद मेहता मर गया है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, वो तुम लोग बिग बुल बोलते हो ना मीडिया वाले, वो बिग बुल मर गया है। तो मैंने बोला किधर है वो? बोला अब भी उसको वहाँ पर थाने सिविल हॉस्पिटल ले गए, यहाँ पे तबीयत उसकी ख़राब थी, सिविल हॉस्पिटल में उसको डेड डिक्लेयर किया है। तो मैंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाली, गिरगांव में मेरा कैमरामैन रहता था, उसको पिकअप किया और मैं सीधे थाने सिविल हॉस्पिटल पहुँचा। आई वॉज द ओनली जर्नलिस्ट देयर टीवी का, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का फोटोग्राफर था अनिल शिंदे। हम 2 लोग ही थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सिर्फ मैं था। और उसकी बॉडी को निकाल कर एम्बुलेंस में रख रहे थे, उसको जे हॉस्पिटल लाना था पोस्टमार्टम के लिए। तो आई टुक दैट शॉट। मौत का कारण क्या था? मौत का कारण बीमारी थी, अचानक उसको जो है ना वहाँ पर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो था, बट ही वाज नॉट मर्डर्ड। मतलब वो बाकी कॉन्स्पिरेसी आती रहती है। हाँ, तो इट वाज ड्यू टू नेचुरल कॉज। ऐसा कोई मतलब कोई हत्या वगैरह नहीं हुई थी, तो ये कारण नहीं था। और फिर 2 बजे तक उसका पोस्टमार्टम चला, लेकिन सुबह 5 बजे मैंने विजुअल्स के साथ खबर ब्रेक कर दी थी। आई वॉज हैप्पी कि मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर है, मतलब इतने बड़े आदमी की डेथ की खबर हमने ब्रेक की थी, जिसने 90s का पूरा डिकेड जो है जो खबरों में रहा लगातार जो आदमी। सो
वो एक चैनल ने भी एक अचीवमेंट मांगना कि हमने इस खबर को ब्रेक किया था। तो आप पत्रकारिता में थे और जब भी मतलब रात जैसे होता है ना कि हमें अपने टारगेट पूरे करने हैं, तो आपको हमेशा ये लगता होगा यार मैं क्या न्यूज़ ब्रेक करूं, क्या हमेशा खबरें ही चलती होंगी? मतलब 24 घंटे दिमाग में तो यही रहता होगा ना कि क्या मैं नया औरों से अलग कर सकता हूं, ऐसा मतलब क्या नहीं मान आप सकता जब हूं? जर्नलिस्ट हैं तो आपका काम ही है वो करना ना। खबरें निकालना। हाँ, आपका काम ही है खबरें निकालना। आप अगर पुलिस हैं तो आपका काम है अपराधियों को पकड़ना या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो आपका काम है खबरें निकालना। और खबरें निकालते वक्त में आपको एक्सक्लूसिव्स भी निकालने हैं। आपको दो चीज़ें हैं, देखिए, एक तो कि जो रूटीन खबरें हैं वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। एक वो स्ट्रेस आप पे रहता है कि कहीं पे कुछ हो गया तो वो आपको पता होना चाहिए, और ना केवल पता होना चाहिए बल्कि बाकी रिपोर्टरों से पहले पता होना चाहिए। हर चैनल चाहता है कि उसका ही रिपोर्टर उस खबर को उस चैनल पे ब्रेक करे। और एक वक्त तो इतना गला काट कॉम्पिटिशन था कि अगर 10 सेकंड बाद भी कोई चैनल पर खबर आती थी तो फिर उस रिपोर्टर को डांट पड़ती थी कि तुमसे कैसे मिस हो गई, सो रहे थे क्या? सो इट वॉज दैट बैड। और उस लेवल का स्ट्रेस था। एक तो ये चीज़, फिर इसके बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप एक्सक्लूसिव्स दो, स्पेशल स्टोरीज दो, कुछ खुलासा करो, कुछ ऐसा करो जो औरों से हट तो क्या खबरें इसको पूरा करने के लिए खबरें बनाई भी जाती थी या वीव करी जाती थी इस तरीके से कि वो लगे कि कोई सनसनीखेज है? या फिर देखिए, ब्लैक शिप्स तो होते ही हैं हर जगह पर, तो ये सब भी होता था। और बीच में तो पत्रकारिता का तो बहुत ही बुरा दौर आया था, टीवी पत्रकारिता। अभी कैसा दौर मानते हैं आप? मैं आपको कहूँगा कि टीवी पत्रकारिता जब से सैटेलाइट चैनल्स का दौर शुरू हुआ मिड 90s से, तब से लेके अब तक टीवी पत्रकारिता ने दो बड़े दौर, दो खराब बुरे दौर देखे। पहला बुरा दौर शुरू हुआ 2005 के आसपास, जो चला 2009-10 तक। इस पहले बुरे दौर में क्या होता था? इस पहले बुरे दौर में ये होता था कि कुछ भी कंटेंट दिखाया जाता था खबरों के नाम पर, कि कहीं राखी सावंत ने जाकर अगर किसी जेल के बाहर ड्रामा कर दिया कि मैं कंप्यूटर देने आया हूँ, मुझे कंप्यूटर नहीं देने दिया जा रहा है, या उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर कहीं पर जो है नाग नागिन के सेक्स का वीडियो आ गया, या फिर कहीं किसी आदमी ने बोल दिया कि आज मैं मरने वाला हूँ और वो भजन कीर्तन करने लग गया कि शाम को मैं मर जाऊँगा, तो पूरे दिन भर उसको ही दिखाने लग गए। फिर कहीं पर कोई आईपीएस अधिकारी जो है वो, उसको लगा कि वो तो राधा है और वो राधा के जैसे पोशाक पहन के नाचने गाने लगी, उसको दिखाने लग गए वही। फिर खली पहलवान आ गया, उसको दिखाने लगे, भूत प्रेत की खबरें दिखाने लगे। तो पत्रकारिता के नाम पे ये सारी चीज़ें होने लग गई 2005 के समय। 2005 के बाद से। और कहीं पे भी लोगों के कंसर्न वाली खबरें, लोगों की समस्याओं वाली खबरें, ऐसी खबरें जो सिस्टम से सवाल पूछती हों, उनकी जगह कम होती गई। अच्छा, फिर वापस ये दौर ख़त्म हुआ 2009-10 में, जब अन्ना ने अपना आंदोलन शुरू किया, अन्ना हजारे ने जन लोकपाल को लेके। तो फिर वापस से आ गए सीरियस खबरों पर, आंदोलन की खबरें दिखाने लगे, पॉलिटिकल खबरें दिखाने लगे। ठीक था सब कुछ 14-15 तक। 15 के बाद 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, और उसके बाद 15 के बाद से फिर दूसरा बुरा दौर शुरू हुआ। दूसरा बुरा दौर मैं इस तरह से कहूँगा कि टीवी पत्रकार अपना धर्म भूल गए, टीवी चैनल अपना धर्म भूल गए। आपका धर्म क्या है? सत्ता से सवाल पूछना। आपका धर्म यह है कि लोगों की समस्याओं को पेश करना, गवर्नेंस के ग्रे एरियाज को लोगों के सामने रखना। ये सब कुछ खत्म हो गया। कोई सरकार से सवाल नहीं पूछता है। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तरीके से जो है मीडिया को दबा रही थी, या साम दाम दंड भेद करके मीडिया को अपने कब्जे में कर रही थी। और जो हो गया, आज की तारीख में कोई भी ऐसा टीवी न्यूज़ चैनल नहीं है भारत में जो सरकार से सख्त सवाल पूछे, केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार की खामियों के बारे में बात करे, या उनके नेताओं के सुकर्म कुकर्म के बारे में कुछ बोल सके, कोई टिप्पणी कर सके। ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं है। दूसरी तरफ यूट्यूब चैनल हैं
जो ये कर रहे हैं। तो अभी मीडियम जो है ना बट गए हैं, जैसे टीवी का मीडियम अब एकदम राइटिस्ट हो गया है और जो यूट्यूब है डिजिटल मीडियम है वो लेफ्टिस्ट हो गया है। उसमें वो भी राइटिस्ट भी हैं। नहीं, वो हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो चलते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो पॉपुलर हैं। ऑडियंस समझदार होगी है, उसको पता है उसे क्या देखना है। तो देखिए, जो काम टीवी मीडिया नहीं कर रहा था वो काम अब इस पे होने लग गया। तो जिनको भक्ति भाव से देखना है वो टीवी देखेंगे, जो सिस्टम से नाराज हैं, जो सरकार से नाराज हैं, जिन्हें सरकार से सवाल पूछना है, वो अब यूट्यूब देखते हैं, डिजिटल कंटेंट देखते हैं। तो ये मीडियम भी बढ़ चुके हैं। तो क्या आपको लगता नहीं आने वाले समय में, क्या पता है, इस पे भी कंट्रोल हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, इस पे भी कोशिशें हो रही हैं, लॉज में परिवर्तन हो रहे हैं। फिर जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर तो दबाव बनाया जा रहा है, कई बार ये बातें भी सामने आ चुकी हैं, तो सारा भी हो रहा है। कोई भी सत्ताधारी, मैं सिर्फ अभी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अभी कांग्रेस में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, बिल्कुल, तो उन्होंने भी पत्रकारों पर ज्यादतियां की। एबीपी माझा के एक पत्रकार राहुल कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया झूठे आरोप में, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि किस तरह से सरकार के करीबी उद्योगपति को, जो गिरफ्तार था, कोविड के दौरान एक आईपीएस अधिकारी के जरिए लेटर लिखवाया जाता है और उसको ट्रैवल की छूट मिलती है फ्रॉम वन टूरिस्ट लोकेशन टू अनदर टूरिस्ट लोकेशन। उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता और भी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही दबाना चाहती है पत्रकारों को, कोई भी आज के वक्त में कोई भी पार्टी जो सत्ता में है, चाहे केंद्र में है चाहे राज्य में है, वो नहीं चाहेगी कि पत्रकार उससे सवाल पूछें, पत्रकार उनकी खामियों को उजागर करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनको उसके रिपरकशन भी झेलने पड़ते हैं। तो अभी आपने महाराष्ट्र में ही मोस्टली समय बिताया अपना पत्रकारिता का। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतना मतलब चहलकदमी और उठापटक क्यों होती रहती है? अच्छा, तो आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इतना क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश से जाती हैं लोकसभा में, उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें जो है 48 वो महाराष्ट्र से जाती हैं। तो जिस भी गठबंधन को या जिस भी पार्टी को केंद्र में सत्ता बनानी है, उसको महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें जीतकर लानी होंगी। तो ऐसे में महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। एक ये कारण है। दूसरा कि आपने जो उठापटक की बात कही, तो 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग हर साल ड्रामा हो रहा है, बेतहाशा ड्रामा हो रहा है। मैंने तो इनफैक्ट 2019 के ड्रामे पर एक 35 डेज नाम की किताब भी लिखी है। 2019 में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है, दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, जनता ने मैंडेट दिया उस गठबंधन को, लेकिन उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि नहीं, आधे वक्त हमको मुख्यमंत्री पद चाहिए, ऐसा वादा किया था अमित शाह ने। फडणवीस बोलते ऐसा कोई वादा नहीं किया था, गठबंधन टूट जाता है। उसके बाद उद्धव ठाकरे अपने पॉलिटिकल दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेते हैं, जो इतने सालों से शिवसेना के विरोधी थे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर। और इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह होती है कि जो उसका प्रियम्बल तैयार किया जाता है, उस महाविकास आघाड़ी के गठबंधन का जो मसौदा तैयार किया जाता है, उसमें सेक्युलर शब्द का 2 बार इस्तेमाल होता है, जबकि शिवसेना को सेक्युलर शब्द से नफरत रही है। शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी मानती रही है, सेक्युलरों को गाली देती रही है। उस पर उद्धव ठाकरे हस्ताक्षर कर देते हैं, मंजूर है, और फिर इस तरह से 3 पार्टियों की सरकार बन जाती है। अच्छा, इसके बाद होता यह है कि काफ़ी कुछ ड्रामा चलता है इनके बीच में, मनमुटाव की भी बातें आती हैं, लेकिन सरकार जैसे तैसे चल रही होती है। फिर 2022 आता है। 2022 में एकनाथ शिंदे बगावत कर देते हैं शिवसेना से, और विधायकों को लेके पहले गुजरात जाते हैं, फिर गुवाहाटी जाते हैं, और शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ जाती है। दोनों ही धड़े बोलते हैं कि हम ओरिजिनल शिवसेना है। मामला चुनाव आयोग के पास जाता है। चुनाव आयोग ये फैसला सुनाता है कि जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है वही असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली नहीं। तो जो शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहेगा, वो एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है
कि जिन बाल ठाकरे ने शिवसेना को स्थापित किया, बनाया, वही ठाकरे परिवार शिवसेना से बाहर हो गया। तो ये टेक्निकली कितना सही था और नहीं, कितना सही था और गलत था इस पे हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? उसके लिए तो चुनाव आयोग में बैठे एक्सपर्ट्स हैं, उसको लेकर दलीलें भी दी गई। तो मेरा सही या गलत बोलना जो है कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने दोनों टेक्निकल लीगल पॉइंट्स को देखते हुए दोनों तरफों के, दोनों पक्षों के, उसके बाद में अपना फैसला सुनाया। तो चुनाव आयोग की नज़र में असली शिवसेना इज हेडेड बाय एकनाथ शिंदे। अभी तो सिंबल चेंज कर दिया गया ना? नहीं, एकनाथ शिंदे के पास वही अच्छा, वो धनुष पुराना बाण वाला ही अच्छा, जो इनके पास, शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास है। हाँ, अच्छा। हाँ। और इनके पास मशाल हाँ, आ गई। इनके पास दूसरा सिंबल आ गया है। अब 1 साल बाद, ठीक 1 साल के बाद में एनसीपी के साथ भी वही होता है। एनसीपी में भी बगावत हो जाती है और एनसीपी का एक धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में शरद पवार को छोड़ देता है और शिंदे की सरकार में शामिल हो जाता है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। मजे की बात यह है कि अजीत पवार ने एनसीपी को छोड़कर सरकार में शामिल हुए, उनके बारे में ही, उनका बिना नाम लिए एनसीपी को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले भाषण दिया था कि कितने भ्रष्ट लोग हैं ये। और उसके बाद में उन्हीं नेताओं के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, सरकार में शामिल कर लेते हैं। बड़ी अचरज की बात थी। तो ये हुआ और अब ये देखना होगा कि असली एनसीपी किसकी है, क्योंकि ये मामला भी अब चुनाव आयोग के पास गया है। अब चुनाव आयोग जो है शरद पवार वाली एनसीपी को असली एनसीपी मानता है या अजीत पवार वाली एनसीपी को असली एनसीपी मानता है, ये भी देखना होगा। और बीएमसी के चुनाव भी 3 साल से तो डिलेड ही है, 3 साल तो हो गए। हाँ, बीएमसी के चुनाव जो स्लेटेड थे 2017 में हुए थे, तो 2022 में होने चाहिए थे। तो वो चुनाव भी डिले हो रहे हैं अभी तक। पता नहीं है कि कब तक हो पाएंगे। वो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में हो। पहले ये था कि अक्टूबर तक हो जाएंगे, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद हो। अगर हम बात करें बॉलीवुड के और अंडरवर्ल्ड के आपसी कनेक्शन या वो, उसके बारे में आप क्या, या और मुझे डांस बार के बारे में भी थोड़ी सी रुचि है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा बात हुई नहीं। और जब वो दौर था, डांस बार का समय था, तो क्या क्या उसकी आड़ में चीज़ें हुआ करती थी और वो बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया, और फिर दोबारा से कोर्ट ने बोला कि बारबालाएँ दोबारा से काम कर सकती हैं, वो क्या है वो? तो पहले बॉलीवुड वाला नेक्सस, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस पे बात करते हैं। देखिए, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में ना 2-3 तरह के रिश्ते रहे हैं। एक रिश्ता रहा है प्रे एंड प्रीडेटर का। प्रीडेटर इज द अंडरवर्ल्ड एंड प्रे इज द बॉलीवुड, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स धमकाते थे फिल्म प्रोड्यूसर्स को, उनसे जबरन उगाही करते थे, पैसा ना देने पे मार डालते थे। कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को मार डाला गया, उनको धमकी भरे कॉल्स वगैरह जाते थे, कई बार कईयों पर अटैक हुए। 90s के डिकेड में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो एक ये रिलेशन था। दूसरा रिलेशन था पार्टनर्स का, कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के लोग पार्टनरशिप में फिल्में प्रोड्यूस करते थे। तो बॉलीवुड, जो अंडरवर्ल्ड का ब्लैक मनी होता था, वो बॉलीवुड में इन्वेस्ट किया जाता था फिल्म मेकिंग में। क्योंकि उस वक्त क्या था, उस दौर में, कि कोई फॉर्मल चैनल्स नहीं होते थे फिल्मों को फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। कॉर्पोरेट्स नहीं थे। तो फिर ऐसे ही पैसे आते थे प्रोड्यूसर्स के पास में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस वक्त के सारे प्रोड्यूसर्स 2 नंबर का पैसा लेकर फिल्में बनाते थे। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट मैनी ऑफ देम टुक मनी फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। इसमें दोनों का फायदा था। इसमें फिल्म प्रोड्यूसर का भी फायदा था, उसको पैसा मिल रहा था फिल्म बनाने के लिए। उसमें अंडरवर्ल्ड का भी फायदा था कि उसका ब्लैक मनी वाइट हो रहा था, और बदले में अंडरवर्ल्ड को राइट्स मिलते थे, ओवरसीज राइट्स मिल जाते थे, तो उनसे उनकी कमाई होती थी। तो ये होता था, ये दूसरे तरह का रिलेशन था। एक और रिलेशनशिप था अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में, वो था पैटर्न का, कि अंडरवर्ल्ड जो है वो पैट्रनाइज भी करता था बॉलीवुड को, बॉलीवुड की हस्तियों को। कई सारे शोज़ जो है दुबई वगैरह, लंदन वगैरह में आयोजित किए जाते थे, जहाँ पर यहाँ से आर्टिस्ट जाते थे, सिंगर्स जाते थे, म्यूजिशियंस जाते थे, एक्टर्स जाते थे,
और वहाँ पर उनको ऐसा नहीं कि अंडरवर्ल्ड का शो था तो उनको पैसा वैसा नहीं मिलता था, मेहनताना भी मिलता था, भरपूर मिलता था। इनफैक्ट मेरी जानकारी में तो दाऊद जो है जब भी बुलाता था किसी को दुबई में शोज़ वगैरह इवेंट्स के लिए, तो जाते वक्त में सभी स्टार्स को एक सोने का बिस्किट गिफ्ट में देता था अपनी तरफ से। तो इस तरह से अंडरवर्ल्ड पैटर्नाइज भी करता था। तो ये सारा भी होता था, उनके शोज़ वगैरह करवाए जाते थे बड़े पैमाने पे, पैसा दिया जाता था। तो ये 3 तरह के रिलेशन जो मैंने ऑब्जर्व किए बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में रहे थे। और बाकी जहाँ तक डांस बार का दौर जो था वो कैसा था? डांस बार का दौर देखिए, डांस बार जो है वो 70s में मुंबई में शुरू हुए और 2005 तक चले। डांस बार्स में आपको पता है कि क्या होता है कि डांस फ्लोर पर बीच में लड़कियां डांस कर रही होती हैं, इर्द गिर्द जो है लोग बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन पर नोट लुटाते हैं। तो इसको लेकर हुआ ये कि साल 2005 में आर पाटिल तब गृह मंत्री थे, उन्होंने बैन लगा दिया। कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जहाँ पर कुछ लोगों ने जो है अपनी सारी कमाई बार बालाओं पे लुटा दी, उनके घर बर्बाद हो गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो उनका हवाला देते हुए डांस बार पर पाबंदी लगाई गई। अच्छा, इसके पीछे एक कारण ये था कि उस वक्त की जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उसमें एनसीपी खास करके बड़ी बदनाम हो गई थी, क्योंकि तब हुआ ये था तेलगी घोटाला हुआ था जिसमें कई पुलिस वाले जो है वो अरेस्ट हुए थे और दूसरे घोटालों में भी नाम आ रहा था। तो अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए एनसीपी चाहती थी कि कुछ वो ऐसा करके दिखाए जिससे कि लोग वाहवाही करें और लोग तारीफ करें। तो उन्होंने ये मॉरल पॉलिसिंग वाला कदम उठाया कि हम डांस बार को बंद कर देंगे, दिस इज़ अ सोशल इविल, हमारी जनरेशन इससे बर्बाद हो रही है। बैन लगा दिया गया। इसको डांस बार मालिकों ने कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट में वो जीत गए। कोर्ट ने कहा कि डांस बार चालू होने चाहिए, इनको राइट टू लाइवलीहुड है। अगर डांस बार बंद करोगे तो बड़े बड़े होटलों में जो स्टार ग्रेडेड होटल्स हैं, 5 स्टार्स हैं, उसमें जो बैले डांसिंग होती है, दूसरे डांस होते हैं, आप उनको भी बंद करो, उनको तो आप नहीं कर रहे हो, तो इस पर क्यों बंद किया जा रहा है? तो अलाउ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि डांस बार फिर पहले की तरह कभी शुरू नहीं हो पाए। चोरी छुपे कुछ लोग चलाते थे और अभी भी हैं, लेकिन चोरी छुपे हैं, वो अंडर टेबल मनी देकर हैं, लेकिन ऑफिशियली कभी चालू नहीं हो पाए। पहले भी कौन सा ऑफिशियली थे वो? नहीं, पहले ऑफिशियली थे ना। हर डांस बार मालिक को जो है कम से कम 12 से 15 लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी। अच्छा, अंडर टेबल पैसा तो देना ही पड़ता था। वो तो डांस बार नहीं, आप मुंबई में कोई भी आप बिजनेस करने जाएंगे ना, आप दुकान भी खोलेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, गुमास्ता लाइसेंस, और अगर खाने पीने का तो हेल्थ लाइसेंस, और दुनिया भर के प्लस उस लाइसेंस को लेने के लिए भी आपको अंडर टेबल मनी देना पड़ता है मुंबई में। तो वैसे ही डांस बार के लिए आप ऑफिशियली उन दिनों डांस बार मालिक जो है लाइसेंस तो लेते थे, 10-12 तरह के, फायर ब्रिगेड का लाइसेंस, म्यूनसिपल लाइसेंस, पुलिस लाइसेंस और म्यूजिक प्ले करने का लाइसेंस, दुनिया भर के लाइसेंस, उसके साथ अंडर टेबल मनी भी देते थे। तो इस तरह से वो डांस बार चलते थे। लेकिन फिर ये टोटली इलीगल घोषित कर दिए गए, उनको बैन कर दिया गया। कोर्ट से जीत कर आए, लेकिन फिर भी पहले की तरह नहीं चल पाए, क्योंकि सरकार कोई ना कोई नए नियम इस तरह के बना देती थी जिससे कि इनका चलना पहले की तरह मुश्किल हो जाता था। फिर ये कोर्ट में जाते थे, फिर कोर्ट कुछ ऑर्डर देता था, फिर उसमें पुलिस कोई नियम बना देती थी, तो डांस बार बंद हो गए। अभी जो चल रहे हैं वो अनऑफिशियली चल रहे हैं, इलीगल तरीके से चल रहे हैं और अथॉरिटीज़ के साथ मिली भगत के साथ चल रहे हैं। ऐसा कोई विषय जिस पे आपके दिमाग में हो, जिस पे आप बात कर रहे हैं? जैसे अभी हम बीच में खालिस्तान की भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो उसके बम्बई से मुंबई से कोई तार जुड़े हुए, या फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा कभी मतलब सिख्स को लेके यहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ हो? या हुआ ये कि लेट 80s में जब पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट अपने एकदम चरम पर था और वहाँ पर आए दिन एनकाउंटर्स हो रहे थे, पुलिस ने भी काफ़ी दबिश दी, वहाँ पर कई सारे खालिस्तानी मिलिटेंट्स को मार डाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया। तो उसकी वजह से ये हुआ कि कई सारे जो खालिस्तानी आतंकियों के मॉड्यूल्स थे वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर छुप गए और वहाँ से ऑपरेट करने लगे। तो उनमें से कई सारे मॉड्यूल्स जैसे खालिस्तानी कमांडो फोर्स, फिर भिंडरा वाले लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा, इनके जो सदस्य थे वो मुंबई में आकर रहने लग गए और यहाँ से ऑपरेट करने लग गए। अच्छा, मुंबई में आकर इन्होंने 2 काम किए। एक काम इन्होंने ये किया कि मुंबई की जो सिख कम्युनिटी थी
उनके बीच में वो ऑनर किलिंग करने लग गए। मुंबई में बड़े पैमाने पर जो है ना पंजाबी कम्युनिटी रहती है, सिख कम्युनिटी रहती है। सायन कोलीवाड़ा में तो माइग्रेंट्स बहुत रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना अंधेरी इलाके में, और फिर आप नवी मुंबई, थाने, पनवेल, वसई विरार की तरफ भी चले जाएंगे तो बड़े पैमाने पर सिख कम्युनिटी रहती है। और सिख कम्युनिटी जो मुंबई की है वो एक तरह से बिजनेस ओरिएंटेड है। वो ज़्यादातर लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, फिर कोई रियल स्टेट में है, कोई होटल के बिजनेस में है, डांस बार्स भी सिख्स चलाते थे। तो ये सब होता था। तो इन्होंने क्या किया, इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने, एक कि वो ऑनर किलिंग करते, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि कोई भी सिख लड़का या लड़की गैर सिख के साथ शादी नहीं करेगा, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दूसरा, इन्होंने जबरन उगाही शुरू की, एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया इन लोगों से। उस एक्सटॉर्शन के पैसे से वो अपने मूवमेंट को फंड करते थे। तो ये दोनों काम किए, कई घटनाओं को अंजाम दिया। एक लड़की जिसने गैर सिख के साथ, लड़के के साथ शादी की, उसको और उसके हस्बैंड को किडनैप करके उसको मार डाला। फिर एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई कि एक लड़की जिसने गैर सिख के साथ शादी की थी और बाद में सेटल हो गई, उसको 3 बच्चे भी हुए, इन्होंने उसको जाके ढूंढ निकाला और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे और मियाँ बीवी, उन 5 को किडनैप किया और एक ट्रक के नीचे रौंद दिया, उनको हाथ पांव बांध के उनको कुचल के मार डाला। कौन से साल की बात होगी? 80s के दौर पे? ये लेट 90s की बात है। 1991 की बात है ये। मुंबई में हुआ। उनको कुचल कर मार डाला 5 लोगों को। फिर एक नवी मुंबई का एक ट्रांसपोर्टर था, उससे इन्होंने डिमांड की एक बहुत भारी रकम की, वो नहीं दे पाया तो उसको गोलियों से भून दिया। तो इस तरह से चल रहा था। अच्छा, ये ज़्यादातर जो घटनाएं हैं ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न मुंबई साइड में हो रही थी, मुलुंड, भांडुप और इस तरफ चेंबूर, मानखो, इस साइड में। तो उस वक्त में एक आईपीएस अधिकारी वहाँ पर बतौर एडिशनल कमिश्नर उस रीजन के बनकर आए, जिनका नाम था आफ्ताब अहमद खान। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, शूट आउट एट लोखंडवाला। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो जिसमें उन्होंने, संजय दत्त ने उनका किरदार निभाया था। माया डोलस जो दाऊद का आदमी था, उसका एनकाउंटर किया था इन्होंने। तो उस अधिकारी ने जब देखा कि भाई मेरे इलाके में एक के बाद एक इस तरह की किलिंग हो रही है, तो उसने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये तो सब आतंकियों ने मारा है। तो उसने पुलिस कमिश्नर को बोला कि देखिए, नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, तो जो नॉर्मल तौर तरीके होते हैं क्रिमिनल से डील करने के, वो इन पर नहीं चलने वाले। इनके लिए हमें एक स्पेशल स्क्वाड बनाना पड़ेगा, एक दस्ता बनाना पड़ेगा और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मुंबई का पहला जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था, आतंकवाद विरोधी दस्ता, वो उन्होंने बनाया था। और फिर उन्होंने इसके बाद में कार्रवाई शुरू की। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढने लगे जो इन किलिंग्स के पीछे थे। तो पता चला कि उनमें से एक आतंकी जो है गुजरात के बड़ौदा में जाके छुप के बैठा था। इन्होंने गुजरात पुलिस से कांटेक्ट किया और जिस इलाके में था उस इलाके को इन्होंने घेर लिया। और उसका नाम सैनी करके था, बलदेव सैनी नाम का वो मिलिटेंट था। उसको घेर लिया और उसको सैनी को कहा कि सरेंडर करो। तो उसने हथगोले फेंकने शुरू किए, हैंड ग्रेनेड्स। तो फिर पुलिस ने फायरिंग की, उसमें मर गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुंबई में एक ट्रांसपोर्ट के कारोबारी को इन मिलिटेंट्स ने धमकी दी कि आप जो है हमको इतना 50 लाख रुपए दीजिए उगाही के लिए। तो उस आदमी ने हिम्मत दिखाई, उसने आफ्ताब अहमद खान से कांटेक्ट किया और बोला कि इस तरह की धमकी आई। तो आफ्ताब अहमद खान ने उसको सलाह दी, बोलो उससे नेगोशिएट करो, बोलो कि मैं 50-50% करके देता हूँ, इतना पैसा एक साथ में नहीं है, मैं पहले 25 दूंगा, बाद में 25 दूंगा। तो उसने ऐसे ही किया, उनको मिलिटेंट्स को बोला। उन्होंने कहा कि ठीक है। भांडुप में खिंडीपाड़ा नाम की पहाड़ी है जिसमें झुग्गी बस्तियाँ हैं, तो बोले उस पहाड़ी के नीचे आके मिलना, वहीं पर पैसा हम लेंगे। ये वहाँ पर गया तो उसके पहले ही आफ्ताब अहमद खान और उसके कमांडोज़ ने वहाँ पर फील्डिंग लगा ली थी। जब ये वहाँ पर पैसा देने के लिए गया और वो आए आतंकी वहाँ पर उससे पैसा लेने, तो फिर इन कमांडोज़ ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें उन्होंने मिलिटेंट्स ने फायर कर दिया। तो उस फायरिंग में जो आफ्ताब अहमद खान का जो बॉडीगार्ड था वो पहले ही मर गया, शुरुआत में एनकाउंटर के। उसको गोली लगी सीने में और जगह पे ही वो धाराशायी हो गया। उसके बाद कमांडो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर रिटेलिएट किया बहुत वायलेंट तरीके से और अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें 5 मिलिटेंट्स थे, वो सभी मारे गए उसमें। तो एक बड़ा मॉड्यूल जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस तरह की प्रेजेंस रही। उसके बाद में फिर मुंबई से सिख जो खालिस्तानी आतंकी थे वो ख़त्म हुए। तो जो मुंबई में कम्युनल राइट्स हुए थे और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई थी वो 26/11 ही था। उसकी क्या आपके पास, आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था और क्या डर था और सब आपको क्या समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने किया, क्या है?
नहीं देखिए, मेरे पास एक्चुअली में वो फायरिंग हुई, वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि मुंबई में इस तरह ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो आई वाज द फर्स्ट रिपोर्टर हु ब्रोक दैट। और वो ऐसे हुआ कि मैं मस्जिद बंदर इलाके में रहता था, वहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के प्रेस क्लब में जा रहा था अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए डिनर पर। अचानक में मुझे एक मेरे इन्फॉर्मर का फ़ोन आया कोलाबा से, बोला कि बॉस यहाँ पर जो है ना फायरिंग हो रही है और 50 राउंड से ज़्यादा जो है ना ये लियोपोल्ड कैफ़े में फायरिंग हो गई है, 50 राउंड से ज़्यादा। तो मतलब 50 राउंड से ज़्यादा, इसका मतलब क्या? नॉर्मली जो गैंग वॉर होता है उसमें 2-4 शॉट्स मार के गैंगस्टर भाग जाते हैं, इतना कोई थोड़ी फायर करता है। इतना फायरिंग तो जे हॉस्पिटल के शूट आउट में इतनी गोलियां चली थी, 500 राउंड्स। बट ये 50 राउंड बोल रहा है, मतलब मुझे लगा मामला गड़बड़ है। तो मैंने टैक्सी वाले को कहा कि सीधे यार कोलाबा चलो। कोलाबा के पास रीगल सिनेमा के जंक्शन पे पहुंचा तो देखा पूरा ट्रैफिक जैम है। मैंने टैक्सी वहीं छोड़ी, भागते भागते गया। तब तक मैंने अपने ऑफिस से कैमरा मैन और ओबी वैन वगैरह को आने बोल दिया था। ऑफिस था महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो के पीछे, उनको निकालने बोल दिया। वहाँ जब मैं पहुँचा लियोपोल्ड कैफे में तो देखा हर तरफ खून खून खून, खाली एम्प्टी बुलेट्स पड़े हुए। लोगों की मौत भी हुई थी वहाँ पे, इंजर्ड हुए थे, 11 लोग मर गए थे उसमें। फॉरेनर्स इंडियन सब 11 लोग मर गए थे और 20-25 लोग घायल हुए थे गोलियों से। तो वहाँ पर मैंने लोगों से बात की, पता चला कि 2 लोग थे जिन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी और वो भागते हुए, जो आप लियोपोल्ड कैफे गए हो बिल्कुल, तो उसके बगल की गली से ही ताज में रास्ता जाता है। ताज दादी वाली जो है, हाँ ताज के पीछे वाला जो रास्ता है, सीधे वो ताज पे निकलता है। हाँ, तो बोले 2 लोग वहाँ से भाग के ताज होटल में घुसे हैं। तो मैं समझ गया कि दिस इज़ नॉट अ गैंग वॉर, दिस इज़ अ टेररिस्ट अटैक। फिर मैंने ताज होटल के सामने ओबी लगाई, पता चला ताज में भी कई लोगों को मारा गया था। मैंने ताज का जो फ्रंट एंट्रेंस है वहाँ से मैंने एंटर किया, जो सरदार दरबान होते हैं वहाँ पे इस बार नहीं थे। देखा तो पूरा कॉरिडोर जो है उसमें लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। अच्छा, दोनों तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी। और पुलिस तब तक पहुंची नहीं थी? पुलिस की एक वैन बाहर आ गई थी, बाहर एक वैन आ गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे कोई पुलिस दिखाई नहीं पड़ेगा। आई वॉज द ओनली जर्नलिस्ट देयर। तो फिर वहाँ से मैंने कवरेज शुरू किया और वो फिर बाद में पता चला कि और भी लोकेशंस पे ये हो गया। CST पर फायरिंग हो गई और कामा हॉस्पिटल पर हुई है, गिरगांव चौपाटी पर हुई है, और हॉस्टेज सिचुएशन हो गई ताज के अंदर, ओबराय होटल के अंदर, और एक नरीमन हाउस पास में ही था वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहाँ पर। और 2 जगह पर हाँ, जो ज्यूस कल्चरल सेंटर था वहाँ पर, खबाद हाउस। और 2 टैक्सियों में ब्लास्ट भी हुआ, एक वाड़ी बंदर के पास में ब्लास्ट हुआ, एक जुहू में ब्लास्ट हुआ, तो उसमें भी लोग मरे। तो ये सारा जो है फिर मैं ब्यूरो चीफ था जो कि, तो मुझे अपने सारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करने पड़े, और फिर हमने उस कवरेज को कंटिन्यूस फॉर 59-60 आवर्स हमने वो कवरेज किया। उसके बाद में हमने फॉलोअप भी किया उसके। तो आप जब पहली बार वहाँ पहुँचे, जब आप बता रहे हो, उसके बाद आप कितना कंटिन्यूस वहीं थे? कंटिन्यूस वहाँ पर ही था, कंटिन्यूस। बीच में जो मस्जिद बंदर में मेरा घर था, बीच में एक दिन जब मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था, और क्योंकि नींद नहीं हो पा रही थी ना, नींद हम सो ही नहीं पाए थे, तो मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए, जो हमारे दिल्ली से कलीग आ गए तो उन्होंने बोला यार तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तुम घर जाके थोड़ा आराम कर लो। तो मैं गया, लेकिन फिर उसके बाद भी कंटिन्यूस फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे थे, मैं सो नहीं पाया और मैं वापस आ गया। 26 जुलाई 2005 से आपको क्या याद आता है? आप क्या कहना चाहेंगे 26 जुलाई की उस बारिश के बारे में? देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, जब भी भारी बारिश होती है तो उसको इंग्लिश में क्या कहावत है, उसके लिए क्या कहा जाता है? रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, राइट। तो मुंबई में भी एक ऐसी ही कहावत बन गई है कि जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है तो लोग बोलते हैं 26 जुलाई जैसी बारिश हो रही है। और 26 जुलाई को हमेशा हर साल बारिश जम के होती है। हाँ, होती है, वो अलग कोइंसिडेंट है, लेकिन मुंबई में 26 जुलाई जैसी बारिश हो रही है। हाँ, मुंबई में भारी बारिश वो एक रेफरेंस के लिए जो है ना, हाँ, भारी बारिश के लिए मुहावरा है 26 जुलाई जैसी बारिश। 26 जुलाई ये तारीख क्यों याद आती है मुंबई वालों को भारी बारिश की वजह से? क्योंकि जो भी शख्स उस तारीख को मुंबई में था वो तारीख कभी नहीं भुला सकता। 26 जुलाई 2005 वो तारीख कभी नहीं भुलाई जा सकती। उस दिन 12 घंटों के भीतर 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उस जितनी आज तक कभी नहीं हुई। आज तक कभी नहीं हुई, मतलब समझ लीजिए मौसम भर की बारिश 12 घंटों में हो गई। डबल डेकर बस का ये दूसरी मंजिल होती है ना, ऊपरी मंजिल, वहां तक पानी आ गया। जो लो लाइंग एरियाज हैं, अब एयरपोर्ट के आसपास जाएंगे कलीना में, वहां पर दूसरी तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच गया था। बोट से लोग जा रहे थे, आदमियों की डेड बॉडीज तैर रही थी कुरला के साइड में,
महाराष्ट्र कांटा नाम की जगह है, जो अचानक में पानी इतना बढ़ा ना कि जिनको जो सुरक्षित जगह पे पहुंच नहीं गया, किसी को लगा कि हम चल के निकल जाएंगे और यहाँ तक किसी के पानी था, ऑल ऑफ सडन में पानी इतना बढ़ गया, इतनी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी और फिर वो डूबने लग गए। कई लोग डूब के मर गए, कई लोग अपनी कार में ही जो है बंद होके बह गए कि कार में थे, वेट कर रहे थे, पानी का लेवल बढ़ता गया और फिर दरवाजे खुल नहीं पाए, उनकी कार बह गई। यहाँ पे जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पे वेस्टर्न सबर्ब्स में कई सारे नाले हैं, उनमें कई कारें बहकर आई जिनमें कि कॉर्प्सेस मिले, लोग उसमें बंद थे। मुंबई कट ऑफ हो गया था हर तरह से, पूरे दुनिया से फ्लाइट्स 2 दिनों तक बंद थी पूरी तरह से, रेलवे कट ऑफ, रोड्स कट ऑफ। आप बैंड्रा से टुवर्ड्स नॉर्थ एक तरह से पूरी दुनिया से अलग हो गया था, इतना पानी भर गया था। 2000 तो जानवर, गाय भैंसें मर गई थी, जो अगले 2-3 दिनों तक सड़कों पर पड़ी थी, उनके तबेले वालों ने छोड़ दी थी। तो पानी और उसके बाद 800 से 900 लोग मरे थे। कई लोग उन 1-2 दिनों में डूबने से मरे, उसके बाद जो बीमारियां हुई उसमें 800 से 900 लोग मरे, इस तरह की हालत थी। तो उसके बाद कोई बदलाव आया ड्रेनेज सिस्टम में कुछ हमारे? उसके बाद बदलाव की शुरुआत तो ही ब्रिमस्टोवर्ड नाम का एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था ड्रेनेज के लिए, क्योंकि मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बाबा आदम के ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो एक तो वो कारण था, और दूसरा कि मीठी नदी में जो एंक्रोचमेंट हुआ था, मीठी नदी में एक तरह से बाढ़ आई थी, जो एक प्रमुख कारण था उस दिन जो ये आपदा आई उसके लिए। तो भारी बारिश तो हुई ही, लेकिन वाटर डिस्पोजल भी नहीं हो पा रहा था। तो उसमें जो एंक्रोचमेंट हुआ, तो एंक्रोचमेंट हटाने का काम, डीसिल्टिंग का काम, ये सब भी हुआ। तो अगर वैसी बारिश अब होगी, समझ लीजिए, और जैसा कि उसकी आशंका बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज ड्रामेटिक तरीके से अपना असर दिखा रहा है, तो उस जैसी स्थिति मुंबई और दूसरे शहरों को बार बार देखनी पड़ सकती है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, उस जैसी बारिश अगर वापस होती है तो हालात उतने बुरे मुंबई के नहीं होंगे। फिर भी मुंबई सफ़र करेगी, लेकिन उतने बुरे हालात नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी कुछ हो चुका है मुंबई में। तो ये चीज़। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पॉडकास्ट में आए चारोलॉजी में, और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद चरण, इस बातचीत के मौके के लिए। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया इस कन्वर्सेशन में, और आई रियली एंजॉयड इट। चारोलॉजी पॉडकास्ट की तरफ से और वैली कल्चर की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार। थैंक यू चरण, थैंक यू।